हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंह और आप इस चैनल पर पढ़ रहे हैं फिजिक्स, जिसमें चल रहा है चैप्टर 1, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड या विद्युत आवेश एवं चित्र। लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि जो आवेश होते हैं उनकी मूलभूत प्रॉपर्टी क्या होती हैं, ठीक है, या मूलभूत गुण क्या होते हैं, ठीक है। और आज हमें पढ़ना है कूलम का नियम। ये सभी हमने पढ़ चुके हैं, मूलभूत गुण हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आवेशों की योज्यता हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आवेश द्रव्यमान के साथ रहता है, आवेश चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। आवेश संरक्षित रहता है, आवेश का क्वांटीकरण रहता है। क्वांटीकरण का मतलब क्या है? क्वांटीकरण का मतलब है कि Q बराबर प्लस माइनस के एन यानी ई में जो गुणक होगा वो पूर्ण गुणक होगा। किसी भी वस्तु पर जो आवेश हो सकता है वह न्यूनतम आवेश का यानी ई का पूर्ण गुणज होगा एन। एन बराबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये आवेश पॉसिबल है, इतना तो हम कर चुके हैं। अगर ये आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले पिछले जाके वो वीडियो देखो और तब जाके ये आगे आप देखना, ठीक है। तो देखो, और वीडियो आज कूलम का नियम शुरू करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, इसको शेयर करो अपने रिलेशन में, अपने फ्रेंड सर्किल में, ठीक है। तुमको पता है कि जो हिंदी के जो यूट्यूब चैनल्स होते हैं या फिर गूगल पे जो मटेरियल होता है वो इतना क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसको इतना सपोर्ट नहीं मिलता जितना इंग्लिश मीडियम को मिलता है। हम हिंदी भाषी होने के बावजूद भी पूरे इस रीजन में इंग्लिश के चैनल्स ग्रो ज़्यादा करते हैं, हिंदी के चैनल ग्रो नहीं करते, क्योंकि हम उनको इतना सपोर्ट नहीं करते या फिर हम सपोर्ट करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसा ना करो कि अगर इंक्रीजमेंट नहीं मिलेगा, अगर चैनल आगे बढ़ेगा नहीं तो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। पता नहीं चलता कि आप कितने लोगों तक पहुंच रहा है, क्या हो रहा है। और आप लोग भी क्या करते हो कि 2-2 मिनट का वीडियो देखा और फिर उसके बाद में वीडियो नहीं देखने का है। इतनी मेहनत से मैं आप लोगों के लिए नोट्स बनाता हूँ, पूरा बनाने में कितनी मेहनत लगती है आपको क्या मालूम। कहाँ कहाँ से जाके इसको करना पड़ता है। पूरा लॉकडाउन चल रहा है, कहीं कुछ खुल नहीं रहा है, उसके बावजूद भी अरेंज करती हैं सारी चीज़ें, बट फिर भी पता नहीं क्या है। तो इसको ग्रो करने दो आगे, ठीक है। अपना ही चैनल है, अपना ही समझ के इस चैनल को ग्रो करने दो आगे, ओके। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ज़रूर, शेयर ज़रूर करना है, ओके। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे क्या है इसमें ज़रा देखते हैं कूलम का नियम। थोड़ा ध्यान से समझना है आज से, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है। फाउंडेशन बनना शुरू होगा आज से, ठीक है। इससे पहले जो अपने आवेश पढ़ा है ना वो बहुत ज़रूरी है, उस आवेश के बारे में जानना, तभी आप इस नियम को समझ सकते हो, ठीक है। तो इस नियम को पढ़ने से पहले हमको एक टर्म पढ़ना है जो कि जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, क्या? बिंदु आवेश, ठीक है। ये बिंदु क्या होता है? मतलब मान लो कोई डॉट है, ठीक है। तो बिंदु का मतलब होता है ना कोई भी उसकी डायमेंशन, शेप एंड साइज नहीं होता, ठीक है। उसकी कोई डायमेंशन नहीं कर सकते आप, लंबाई चौड़ाई गहराई, ठीक है, ऊंचाई, ये सब नहीं होता उसके अंदर। ये नाप नहीं सकते आप, उसको मेजर नहीं कर सकते हो, ठीक है। वो नगण्य के रूप में होता है, ठीक है। तो वो होता है बिंदु। अब उसी तरीके का अगर कोई आवेश है तो उसको हम बोलेंगे बिंदु आवेश, ठीक है। यानी देखो इसमें लिखा है जिसका स्थानिक आकार, स्थानिक आकार का मतलब क्या कि जो उसकी पोजीशन पे जो उसका आकार है, जो उसकी आकृति है, अन्य दूरियों की तुलना में नगण्य है, ठीक है। कि जो उसकी तुलना जो हम कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं अन्य चीज़ों से, वो क्या है? हमारी तुलना तुलना में वो नगण्य है। आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, वो पॉइंट है। एक तरीके से आप समझो बिंदु आवेश को पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट पे कोई आवेश रखा हुआ है, बस इतना समझना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कूलाम का नियम, ठीक है। कूलाम का नियम क्या कहता है? देखो कूलाम ने क्या किया, कूलाम ने आपको वही बताया है जो न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉ में बताया है, ठीक है। उसने क्या बोला है कि दो द्रव्यमान अगर एक दूसरे से, यानी न्यूटन ने क्या बोला कि अगर दो द्रव्यमान एक दूसरे से अगर एक निश्चित दूरी पर रखे हुए हों तो वे एक दूसरे के ऊपर आकर्षण का बल लगाते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ रखा है लास्ट ईयर में, ठीक है। तो वैसे वैसे ही कूलाम ने क्या बोला है कि जब भी कोई दो आवेश, ठीक है, हमें पता है कि एक आवेश जो होता है, अपन जब भी कोई आवेश होता है, स्थिर आवेश जो होता है, अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसको हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। अभी हम आगे पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र क्या होता है, अभी फिलहाल के लिए इतना समझो, कोई आवेश है अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर इसमें कोई, इसके क्षेत्र में कोई भी वस्तु आएगी उसके ऊपर बल लगाएगा, ठीक है। जो बल लगाएगा, कितना लगाएगा, उसकी माप क्या है, ये सब कूलाम ने बताया है, ठीक है। जरा देखते हैं उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने ये बोला है कि अगर दो बिंदु आवेश, अभी जो लिखा हुआ है ना इस पे ध्यान नहीं देना है, जो मैं बना रहा हूँ ना उस पे ध्यान दो। अगर दो बिंदु आवेश, मान लो कोई एक Q1 है और दूसरा कोई इससे R दूरी पर रखा हुआ है यहाँ कहीं, और ये मान लो Q2 है, ठीक है।
तो ये कहना चाह रहा है कि अगर ये दोनों एक निश्चित दूरी पर एक दूसरे के पास रखे हुए हैं, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक बल कार्य करेगा, ठीक है, जो इनको बांध के रखता है एक दूसरे से, ठीक है। अगर ये जो दोनों आवेश हैं, ये दोनों आवेश एक बल के द्वारा बंधे हुए होंगे, उस बल को हम क्या कह रहे हैं, विद्युत बल या कूलॉम का बल कहते हैं। ये एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे, ठीक है। ये जो है इसके ऊपर बल लगाने का प्रयास करेगा और ये इसके ऊपर बल लगाने का प्रयास करेगा, और हमें ये देखना है कि ये बल कितना लगेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या कहता है ये कूलॉम का नियम। तो देखो कूलॉम क्या कहता है कि दो बिंदु आवेश के बीच लगे बल की माप की, किन्होंने, कूलॉम ने क्या किया, दो बिंदु आवेशों के बीच लगे हुए बल की माप की, और यह पाया कि जब दो बिंदु आवेश Q1 और Q2, ठीक है, एक निश्चित दूरी r पर रखे हों तो उनके मध्य एक बल कार्य करता है। तो उनके मध्य के क्या कर्म करता है, एक बल कार्य करता है, जिसे आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल या कूलॉम बल कहते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई दो आवेश एक दूसरे से निश्चित दूरी पर रखे हों तो उनके बीच एक बल कार्य करता है, उस बल को हम कहते हैं विद्युत बल या कूलॉम बल, ठीक है, क्योंकि कूलॉम ने बताया ये, ठीक है। अब वह कितना होता है ये हमको देखना है, ठीक है। तो देखो कितना होता है, उन्होंने बताया क्या कि देखो यहाँ पे ना, जैसे कूलॉम का बल कहते हैं, यहाँ के बाद आप लोगों को अपने नोट्स में एक डायग्राम बनाना है, ठीक है। और वो डायग्राम क्या है ज़रा मैं आपको बताता हूँ। देखो आपको क्या करना है कि एक आवेश ये लेना है Q1 और एक आवेश यहाँ पे लेना है Q2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लिख देनी है R, बस हो गया डायग्राम। ये तो डायग्राम है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये R है जो कि ऊपर लिखी हुई है। अगर यहाँ ऊपर नहीं लिख सकते हो तो नीचे लिख लो, नीचे नहीं है तो ऊपर लिख लो। इतना डायग्राम बनाना ये जो है, ठीक है, जल्दी से बना लेना इसको। मैं थोड़ी देर के लिए रुक रहा हूँ यहाँ पे, समझ आ गया, ओके। पोज करके बना लेना इसको, ठीक है, बना लेना। पर तो ज़रा देखते हैं क्या पढ़ रहे हैं हम, कहाँ गया अपना, ये रहा, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे डायग्राम बनाना है, ये R है, ये Q1, ये हो गया हमारा Q1 और ये हो गया Q2, ठीक है। तो देखो कूलॉम के नियम के अनुसार क्या है, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला यह बल दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ये आपकी पहली शर्त है इसमें, ठीक है। अच्छा, दूसरी शर्त का जो भी आवेश होंगे उनका गुणनफल करेंगे आप, ठीक है। और दूसरा क्या है कि वो आवेश एक और दूसरी शर्त क्या है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि ये जो F दोनों के बीच में लग रहा था, इन दोनों के बीच में ये जो दो F लग रहेगा, ये इस पर और ये इस पर लगाएगा, ठीक है। तो वो कितना लगेगा, F जो होगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये दो शर्तें हैं उनकी, ठीक है। तो देखो वीडियो पूरी देखना, शॉर्टकट करके मत देखना, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा तुमको फिर। तो देखो कूलॉम दो, ये दो कंडीशन हो गई, एक कंडीशन यहाँ पर है गुणनफल और एक यहाँ पे है दूरी का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और एक है अनुक्रमानुपाती, ठीक है। तो पहली शर्त के अनुसार क्या है, कूलॉम की नियम की पहली शर्त क्या है, ठीक है। तो पहली शर्त के अनुसार वो क्या कहना चाह रहा है कि F हमारा अनुक्रमानुपाती होगा Q1 इंटू Q2, समीकरण नंबर 1। कूलॉम नियम की दूसरी शर्त क्या है, एक मिनट जरा, ठीक है। तो दूसरी शर्त क्या है इसकी, दूसरी शर्त ये है F व्युत्क्रमानुपाती R², समीकरण 1 ये रहा, समीकरण नंबर 2 ये रहा। दो कंडीशन है कूलॉम के नियम की, पहली और दूसरी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, समीकरण 1
और समीकरण 2, जो लास्ट में स्लाइड में जो समीकरण 1 और समीकरण 2 थे, उन दोनों को क्या करेंगे यहाँ पे मिलाएंगे। तो क्या बन जाएगा अपन का यहाँ पे, तो ये बन जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और हमें पता है जब भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर ये K क्या है, वो कांस्टेंट है जो कि हमें अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाने से आया है। यहाँ पे हम कह सकते हैं ये समानुपातिक नियतांक है या अनुक्रमानुपाती नियतांक है। अच्छा, ये जो K का मान यहाँ पे कितना होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो K का जो ये मान है ना, ये जो दो आवेश रखे हुए होते हैं एक दूसरे से, एक आवेश यहाँ है और एक आवेश यहाँ है, दोनों के बीच में दूरी है r। तो ये जो Q1 और Q2 हैं, तो ये जो K का मान जो है ना वो इस बात के ऊपर निर्भर करेगा कि जो जो बीच में जो रास्ता है इन दोनों के बीच में, उन दोनों रास्ते में मीडियम क्या है, इन दोनों के बीच में हवा है, पानी है, क्या है इन दोनों के बीच में, ये जो माध्यम है ना, क्योंकि ये कुछ तो दूरी पर रखी ना एक दूसरी, तो इन दोनों दूरियों के बीच में क्या रखा हुआ है इस बात के ऊपर निर्भर करेगा। एक दीवार के इधर है, दूसरा दीवार की दूसरी तरफ है, ऐसे करके। ठीक है, तो बीच में है क्या उन दोनों के बीच, इस बात के ऊपर निर्भर करेगा कि K की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो देखो, तो K का मान आवेशों के मध्य उपस्थित माध्यम की प्रकृति और मात्रक पर निर्भर करता है। ठीक है, कि माध्यम क्या है उस बात के ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, तो मान लो पहली कंडीशन क्या है K के मान निकालने की। K का मान क्या होगा, अगर यदि आवेश निर्वात में रखे हैं, निर्वात का मतलब होता है मान लो वायु, उन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, सिर्फ वायु भरी हुई है। ठीक है, तो K की वैल्यू कितनी होगी, तो K की वैल्यू होगी, K बराबर होगा 1/4πε0। ये एप्सिलॉन होता है। ठीक है, ये जो आपको E0 दिख रहा है इसको हम एप्सिलॉन बोलते हैं। और ठीक है, और इस K की वैल्यू कितनी होगी, यानी 1/4πε0 बराबर कितना होता है 9 × 10⁹ मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आप मात्रक को यहाँ से निकाल सकते हो, सबको इधर भेज देंगे तो K का मात्रक निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ε0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। अभी हम पढ़ेंगे ये विद्युतशीलता आखिर टर्म है क्या। ठीक है, यही जो विद्युतशीलता है यही बताता है कि दोनों आवेशों के मध्य जो माध्यम भरा हुआ है, वह माध्यम की वजह से ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कितना बल लगाएंगे, कितना प्रभावी बल लगेगा, इस बात के ऊपर निर्भर करेगा कि उनके बीच में माध्यम क्या है और उस माध्यम की विद्युतशीलता क्या है। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना समझो कि K का जो मान होता है निर्वात में कितना होता है 1/4πε0, और इसका मान कितना होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी आंकिक मान कितना है 9 × 10⁹। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, तो हमें पता चल गया निर्वात में कितना है 1/4πε0। तो K की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं 1/4πε0। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि F बराबर क्या है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इस K की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, ये रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने K की जगह पे वैल्यू पुट कर दी, या फिर हम K की जगह पे मान पुट कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हमें क्या करना है, याद करके रखना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है, यदि आवेशों के मध्य कोई अन्य माध्यम उपस्थित हो। अगर कोई अन्य माध्यम उपस्थित है, इसका मतलब क्या है, वायु नहीं है, कुछ और है। ठीक है, तो अगर वायु के अलावा कुछ भी होगा तो K का मान कितना होगा, तो K का मान होगा 1/4πε0। और जो ε0 पहले था उसमें सिर्फ किसका गुणा हो जाना नीचे, εr का। ठीक है, तो εr हो जाएगा यहाँ पे, बस इतना अंतर आएगा। ये और ये जो εr है क्या, ये εr है उस माध्यम की विद्युतशीलता जिस माध्यम में दोनों आवेशों को रखा गया है वायु के अलावा। ठीक है, वायु नहीं है, वायु के अलावा जो कुछ भी भरा हुआ है उसकी विद्युतशीलता कितनी है, इस बात को निर्भर करेगा। और हम इन दोनों को एक ही, अगर इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 1/4πε लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एप्सिलॉन बराबर होता है क्या, ε0 और इंटू εr। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, तो विद्युत बल कितना बनेगा, तो हमें सिर्फ क्या करना है, K की वैल्यू पुट करनी है। तो K की वैल्यू पुट कर देंगे, F बराबर आ जाएगा 1/4πε0 εr Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर, या फिर हम इन दोनों की जगह पे सिर्फ एप्सिलॉन लिख सकते हैं, तो इसलिए हम एफ बराबर कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ एप्सिलॉन बराबर क्या है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। और एप्सिलॉन को हम क्या कहते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता या निरपेक्ष विद्युतशीलता, ठीक है। और एप्सिलॉन आर को हम क्या बोलते हैं, माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता या परावैद्युतांक, ठीक है, ये हम बोलते हैं। अभी सिर्फ तुमको इनके नाम याद रखने हैं, जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी ना, वो नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं पर बनाऊंगा कि ये आखिर में होते क्या हैं, ठीक है। बस आपको फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखना है कि जो एप्सिलॉन नॉट होता है ना, उसकी भी एक वैल्यू होती है जिसको हम बोलते हैं 8.85, यहाँ पे बीच में पॉइंट लगा लेना है, इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर लगा लेना ऊपर, ठीक है। ये वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की। तो हमको कूलम के नियम में सिर्फ इतना पढ़ना है कि जब भी दो आवेश एक दूसरे से एक निश्चित दूरी r पर रखे हों, तो उन दोनों के बीच में एक बल कार्य करता है, जो कि बल होता है क्या, k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और इस k का मान बदलता है माध्यम के अनुसार। अगर माध्यम वायु है तो k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर माध्यम वायु नहीं है तो फिर k बराबर कितना हो जाएगा, तो k बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। बस इतना ध्यान रखना है। तो k की जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, यानी सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि कितना बल लगता है, F बराबर लगता है k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इस k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है अगर माध्यम वायु है, 1/4 पाई एप्सिलॉन या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होती है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर कोई अन्य माध्यम है तो, ठीक है। ये बल लगता है, इसको हम कहते हैं विद्युत बल या कूलम का बल, ठीक है। अभी इस बल में अभी बहुत कुछ है, अभी हम क्योंकि बल एक सदिश राशि है, ठीक है, तो हम सदिश राशि हम के बारे में भी पढ़ेंगे कि इसको सदिश के रूप में हम कैसे लिखेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के लिए अभी इतना ही पढ़ेंगे हम लोग कि ये कूलम का बल होता है, ठीक है। तो आपको जो आप लोगों को ये याद रखना है, कूलम का बल ध्यान से पढ़ लेना है, कूलम का बल क्या है, ठीक है, कूलम ने शर्तें क्या दी हैं और इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ये जो दो बल हैं Q1 और Q2, ठीक है, जो Q1 और Q2 हैं, अगर सेम है, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे को दूर भागेंगे, तो मतलब, ठीक है। और ये कौन सा है, नेगेटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया, ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। हमें पता है कि जो विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। तो कूलम का जो बल होता है वो दो तरीके से लगेगा, या तो प्रतिकर्षण का लगेगा या आकर्षण का लगेगा। आकर्षण का मतलब क्या है कि विपरीत आवेश एक दूसरे के पास रखे हैं, और प्रतिकर्षण का मतलब क्या है कि समान आवेश एक दूसरे के पास रखे हुए हैं, ठीक है। बस इतना है कूलम के नियम में, ये आप लोगों को क्या करना है, पढ़ लेना है पूरा, ठीक है। चलो दैट्स इट। और अभी हम इस नियम को और भी रिवाइज भी कर सकते हैं। अगर कुछ भी इस नियम में समझ में नहीं आया है तो वो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसकी डाउट क्लियर करूँगा। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, और पिछले जो भी हमने पढ़ा है उसमें न्यूमेरिकल भी करेंगे, और एक बार हम उसको रिवाइज भी करेंगे, ठीक है। तो जो भी इस नियम में समझ में नहीं आया है वो मेरे को बता देना। अभी हम इसको कूलम के नियम का सदिश रूप भी देखेंगे, ये भी देखेंगे कि बल किस दिशा में लगता है, ठीक है, कई सारे बल किधर किधर लगेंगे किधर नहीं लगेंगे, क्योंकि बल एक सदिश राशि है, सदिश रूप भी देखना है इसका, ठीक है। तो शेयर कर देना है इसको, सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन दबा देना है, ठीक है, अपने दोस्तों तक पहुंचाना है इस चीज़ को, ठीक है। चलिए।